कासगंज के गंजडुंडवारा में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती 11 नवंबर को हर वर्ष मनाई जाती है, लेकिन इस बार कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न अबुल कलाम आजाद की जयंती पर उनके जीवन पर कई वक्ताओं ने प्रकाश डाला और वरिष्ठ समाजसेवी मोहम्मद स्वाले अंसारी, पुष्पेंद्र कुशवाहा, मशहूर कवि शरद लंकेश पटियालवी, ग्रीन पब्लिक स्कूल के मैनेजर वसीम मियां, समाजसेवी ईसार मियां सहित कई लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन कुतुब जमई साहब, अब्दुल हफीज गांधी साहब और राशिद अली साहब द्वारा किया गया और कार्यक्रम का संचालन राशिद अली द्वारा ही किया गया। इस मौके पर अब्दुल हफीज गांधी ने बताया, उसको स्थापित कीजिए, उसको स्टैब्लिश कीजिए। और मौलाना आजाद ने बड़ी खूबी के साथ ये अपनी जिम्मेदारी निभाई और उनके वक्त में, जैसा स्वाले साहब ने भी कहा, उनके वक्त में बहुत सारे इदारे बनाए गए थे। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया हुआ, उन्होंने संगीत नाटक अकादमी भी बनाया, उन्होंने ललित कला अकादमी भी बनाया, उन्होंने साहित्य अकादमी बनाया, उन्होंने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो कि अभी दिल्ली के अंदर है उसको बनाया। और जितने भी बोर्ड हो सकते हैं, सेकेंडरी बोर्ड, यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड, इन सब की स्थापना जो है मौलाना आजाद के नेतृत्व में की गई थी। ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड होता है जो इंजीनियरिंग वगैरह को देखता है, ये भी मौलाना आजाद के ही नेतृत्व में कहीं ना कहीं बनाया गया था। इसलिए हम कह रहे हैं कि मौलाना आजाद एक तबके के लीडर नहीं थे, मौलाना आजाद सबके आजाद थे और उनकी जयंती को हम सबके आजाद के रूप में मनाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने कैबिनेट मिशन प्लान सुना होगा जो 1946 में आया था और किस तरह का हमारा संवैधानिक ढांचा होगा, ये कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आया था। हालांकि कांग्रेस ने उसकी मुखालिफत की थी। उसके एक मेंबर थे पैथिक अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के मेंबर थे पैथिक अलेक्जेंडर। मौलाना आजाद के बारे में उन्होंने कहा था कि गांधी जी का दिमाग साइकिल की रफ्तार से चलता है और मौलाना आजाद का दिमाग हवाई जहाज की रफ्तार से चलता है। यह खासियत मौलाना आजाद की थी। मौलाना आजाद बहुत दूर की सोचा करते थे। जब उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी, जो उनकी आत्मकथा है, उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के 32 या 35 साल बाद कुछ ऐसे पेजेस हैं जिसको मेरी किताब के अंदर शामिल किया जाए। और जो पेशन गोई मौलाना आजाद ने उन पेजेस में की थी जो उनकी मौत के 30 साल बाद पब्लिश हुए थे, वो सारी की सारी पेशन गोई ठीक साबित हुई। और उस वक्त की जो भी पॉलिटिक्स थी उसमें मौलाना आजाद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था मौलाना आजाद पर, तो मैंने देखा कि 1920 के अंदर मौलाना आजाद को दिल्ली बुलाया गया। महात्मा गांधी ने बुलाया, पंडित नेहरू ने बुलाया, और जब वो दिल्ली में आए तो उनके पास किराए के मकान के पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अब उनकी मदद की। जो जामिया हमदर्द के जो पानी हैं, बनाने वाले हैं, अब्दुल हमीद साहब, हकीम अब्दुल हमीद साहब, उनकी हवेली दरियागंज में थी, जहां पर उन्होंने मौलाना आजाद को एक कमरा दिया रहने के लिए। और वहां से मौलाना आजाद की जो सरगर्मियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, वहां से वो शुरू हुई। बहुत सारे वक्ताओं ने उनकी जिंदगी पर पहले ही रोशनी डाल दी है, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। मैं 2-3 बातें जल्दी जल्दी बता दूं कि मौलाना आजाद इस देश के सबसे बड़े उस वक्त के विद्वानों में से एक विद्वान थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, पंडित नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हीं के साथ साथ मौलाना आजाद भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो धर्म पर भी बहुत अपनी पकड़ रखते थे और वो जर्नलिस्ट थे, यानी कि बहुत सारे व्यक्तित्व के मालिक मौलाना आजाद थे। जैसा स्वाले साहब ने बताया कि 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में वो मैगजीन को पब्लिश कर रहे हैं, उसके एडिटर हैं। अल मिसवा 24 साल की उम्र में उन्होंने अल हिलाल नाम से उर्दू का एक वीकली पेपर निकाला था, जिसको 1912 में उन्होंने निकाला और 2 साल बाद अंग्रेजों ने बैन कर दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे थे। उस वक्त के युवाओं का आह्वान कर रहे थे, आइए आजादी की लड़ाई से जुड़िए। वो अंग्रेजों के खिलाफ निकाल रहे थे और इसलिए अंग्रेजों ने उस अल हिलाल पेपर को बैन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पेपर्स और भी निकाले। मैं आपको बताऊं कि मौलाना आजाद को उस वक्त की जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, मौलाना आजाद को उस वक्त की कांग्रेस की लीडरशिप ने बहुत अहम जिम्मेदारियां दी थी। जैसा स्वाले साहब ने बताया, 35
उम्र में सब नौजवान अध्यक्ष कांग्रेस का उस वक्त बना था, आजाद बने थे 19 और उसके बाद फिर गई, कब जिम्मेदारी दी गई? भारत एक बहुत अहम दौर रहा था 1940 1945, मौलाना कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और ये दौर कौन सा है? जब 1942 के अंदर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जो है आंदोलन छेड़े हुए थे। तो बहुत जरूरी, बहुत अहम वक्त था जिस दौरान मौलाना आजाद देश की लड़ाई में अपना पूरा का पूरा योगदान दे रहे थे। क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मौलाना आजाद वो शख्सियत है जिसने, जब भारत का विभाजन हो रहा था, भारत का बंटवारा हो रहा था, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होके लोगों को एक पूरा का पूरा एक लेक्चर भाषण दिया था और उन्होंने झोली फैलाई थी कि भारत को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत सारे उस वक्त के नौजवान मौलाना आजाद की बात को सुनकर हिंदुस्तान में रहे। सबसे बड़े अगर पैरोकार हिंदू मुस्लिम एकता के थे तो वो मौलाना आजाद थे। सबसे बड़े पैरोकार आधुनिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा के अगर कोई पैरोकार थे तो वो मौलाना आजाद थे। अगर वो टेक्निकल शिक्षा के, वोकेशनल शिक्षा का मतलब होता है जो आपके रोजगार से जुड़ी हुई है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, अगर वो इसके पैरोकार नहीं होते तो वो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज अगर आप वहां से आपका बच्चा पढ़ाई कर लेता है तो लाखों रुपए में उसकी तनख्वाह होती है, दिल्ली के अंदर है, मद्रास के अंदर है, बंबई के अंदर है, और भी जगहों के अंदर आईटीज हैं। इनकी शुरुआत करने वाला कौन है? इनकी शुरुआत करने वाला महज एक इंसान है और उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो सोच थी वो वैज्ञानिक सोच थी, आधुनिक सोच थी, और शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा वो चिंतित रहते थे। जैसा कि बताया, बहुत सारी जुबानों में उनको महारत हासिल थी, बंगाली में, अरबिक में, उर्दू में, इंग्लिश में, बहुत सारी जुबानों में वो जो है लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। और इसलिए शायद कहीं ना कहीं गांधी जी और पंडित नेहरू को लगा होगा कि ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए आजादी के आंदोलन से। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट लीड किया। और मैं आपको बता दूं कि 1920 में मौलाना आजाद को चुना गया उस कमेटी में जिस कमेटी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी अलीगढ़ के अंदर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी, कुछ दिन वो वहीं पर चली और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली के अंदर। तो उसमें भी मौलाना आजाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसलिए इन शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 2008 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि मौलाना आजाद के जन्मदिन यानी कि 11 नवंबर को अब इनका जन्मदिन हुई है। इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, अगर वो इसके पैरोकार नहीं होते तो वो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज अगर आप वहां से आपका बच्चा पढ़ाई कर लेता है तो लाखों रुपए में उसकी तनख्वाह होती है, दिल्ली के अंदर है, मद्रास के अंदर है, बंबई के अंदर है, और भी जगहों के अंदर आईटीज हैं। इनकी शुरुआत करने वाला कौन है? इनकी शुरुआत करने वाला महज एक इंसान है और उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो सोच थी वो वैज्ञानिक सोच थी, आधुनिक सोच थी, और शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा वो चिंतित रहते थे। जैसा कि बताया, बहुत सारी जुबानों में उनको महारत हासिल थी, बंगाली में, अरबिक में, उर्दू में, इंग्लिश में, बहुत सारी जुबानों में वो जो है लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। और इसलिए शायद कहीं ना कहीं गांधी जी और पंडित नेहरू को लगा होगा कि ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए आजादी के आंदोलन से। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट लीड किया। और मैं आपको बता दूं कि 1920 में मौलाना आजाद को चुना गया उस कमेटी में जिस कमेटी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी अलीगढ़ के अंदर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी, कुछ दिन वो वहीं पर चली और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली के अंदर। तो उसमें भी मौलाना आजाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसलिए इन शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 2008 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि मौलाना आजाद के जन्मदिन यानी कि 11 नवंबर को अब इनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1992 के अंदर इस शख्सियत को भारत रत्न से उनके मरणोपरांत नवाजा गया। बहुत सारे इनके ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो मैं समझता हूं कि जनता के बीच आने चाहिए। मैं आपको बता दूं, कुतुब जामाई हैं जो गढ़का के रहने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझसे कहा, हफीज भाई 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, इस दिन को हम मनाएंगे। मैंने कहा हम जरूर मनाएंगे। फिर राशिद भाई जुड़े, इसके बाद बहुत सारे लोग इससे जुड़ते चले गए। प्रोग्राम ये छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन जो आप लोग बैठे हुए हैं ये अकेले फर्द आप यहां पर नहीं बैठे हुए हैं, आपके साथ एक बहुत ज्यादा भीड़ है। जगह जगह जाइए और मौलाना आजाद के बारे में बताइए। अभी हमने चौक सट्टी में
पिछले 9 नवंबर को अक्टूबर को एक प्रोग्राम किया था फातिमा शेख पर। फातिमा शेख कौन है? फातिमा शेख को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। जब हम उनको बुलाने का दावत दे रहे थे, उन्होंने कहा ये फातिमा शेख कौन है, हम फातिमा शेख को नहीं जानते। मैं आपको बताऊं, फातिमा शेख वो हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 के अंदर पहला लड़कियों का स्कूल खोला था आधुनिक शिक्षा देने के लिए। जब लड़कियों के लिए, जब दलितों के लिए, जो पसमानदा लोग हैं उनके लिए जो स्कूल के दरवाजे बंद थे, फातिमा शेख ने उन दरवाजों को खोलने का काम किया। जब सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले को उनके पिता जो गोविंदराव फुले ने घर से बाहर कर दिया कि तुम ये तालीम की बात करते हो, तालीम तो हमारे लिए है ही नहीं, तब जाके फातिमा शेख और उस्मान शेख ने उनको घर दिया और कहा कि ये स्कूल हमारे घर के अंदर खोलिए। फातिमा शेख वो है। अगर सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला टीचर हैं तो फातिमा शेख पहली महिला मुस्लिम महिला टीचर हैं, जिसको हमको और आपको याद करना चाहिए। हमारे कौन कौन से लोग रहे हैं, क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, क्या क्या उनके अचीवमेंट हैं, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को धीरे धीरे पता होने चाहिए। पॉलिटिकल प्रोग्राम बहुत होते हैं, बूथ कमेटी मीटिंग, ये मीटिंग वो मीटिंग, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इस तरह की मीटिंग भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट, अगर यही मीटिंग राजनीतिक होती और कोई बड़ा नेता यहां पर आता तो भीड़ समारे नहीं मिलती। लेकिन मैं समझता हूं कि शुरुआत छोटे से ही होती है। जितने भी बड़े बड़े कारनामे इस दुनिया के अंदर हुए हैं, वो पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है, और मैं समझता हूं कि ये पहला कदम ही है जो आप लोग यहां उठा रहे हैं। मैं आज के प्रोग्राम की जो कमेटी है, कुतुब जामाई साहब, राशिद भाई और भी बहुत सारे लोग, इनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये प्रोग्राम यहां पर कराया। इसी तरह के प्रोग्राम कराइए। जो जो हमारी महान विभूतियां हैं उनको आप याद कीजिए, अपनी नई नस्ल तक पहुंचाइए, क्योंकि इससे जहन साजी होती है, जहन बनता है, और जहन बनने से ही इनकलाब आते हैं। जब तक जहन नहीं बनेगा आपका, जब तक सोच नहीं बनेगी, तब तक आपकी विचारधारा नहीं बनेगी। विचारधारा का बनना, ये पूरी दुनिया के अंदर विचारधारा की लड़ाई है। जितनी भी लड़ाइयां हैं वो विचारधारा की लड़ाई हैं। जो आपकी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं, नारी शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं, समाज सुधार के काम किए हैं, जिन्होंने बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी है, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, मैं समझता हूं कि हम उन सभी विभूतियों को याद करें। इस तरह के प्रोग्राम हम कराते रहें, लोग आए या ना आए। अगर 2 लोग भी आए, राशिद भाई और कुतुब भाई, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। जब इस तरह के प्रोग्राम धीरे धीरे होते रहेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी। देखिए, हर जगह का माहौल अलग अलग होता है, आपको बनाना पड़ेगा। ये दिल्ली नहीं है, ये लखनऊ नहीं है, हैदराबाद नहीं है, ये बंबई नहीं है, ये है गंजडुंडवारा, कासगंज। हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे हैं। अगर थोड़े थोड़े लोग इस तरह से आते रहें तो कारवा बनता रहेगा इंशाअल्लाह, है ना। तो यही कारवा आप लोग बनाते रहिए, धीरे धीरे आते रहिए। इस तरह के प्रोग्राम में कम लोग आते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम में ज्यादा आते हैं। लेकिन मैं आखिरी बात आपसे कहता चलूं, जब यहां पर बातें मौलाना आजाद और सब लोगों की हो रही, जहीर भाई ने भी एक पॉलिटिकल बात कही थी, मैं भी एक पॉलिटिकल बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि अगली 25 और 26 नवंबर और 2 और 3 नवंबर को वोट बनाने का काम हो रहा है। मौका अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता दूं। फिर आप जब पोलिंग पे जाते हैं और कहते हैं हमारा वोट ही नहीं है, पहले से जागरूक होइए। अभी हर स्कूल के अंदर जहां जहां आपका वोट पड़ता है वहां पर BLO आ रहा है, और आप जाइए। हम लोग भी ये माइक लेके 23 तारीख से पहले निकलेंगे और जगह जगह जाके अवेयरनेस फैलाएंगे कि जितना वोट जरूरी है। क्यों वोट जरूरी है? क्योंकि वोट ही फैसला करता है कि आपके क्षेत्र में बैंक खुलेंगे कि नहीं, सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, प्याज कितने रुपए किलो आएगी कि नहीं आएगी, ये टेंट कितने रुपए में लगेगा। सारी की सारी चीजों का फैसला वोट ही करता है जाकर कहीं ना कहीं। तो अच्छी सरकारों को चुनिए, अपना वोट दीजिए, और पहली बात तो वोट अपना बनवाइए। अगर जो भी मोहल्लों में जहां से जाकर आप एक जागरूकता पैदा कीजिए कि 25 और 26 तारीख को स्कूलों में BLO बैठ रहे हैं, और उसके बाद 2 और 3 दिसंबर को BLO बैठेंगे। आप वहां पर जाइए, उनको कहिए लिस्ट दिखाइए, हमारा नाम है कि नहीं है, हमारी गली में इनका नाम छूट गया है, फॉर्म भरवाइए, फोटो ले जाइए, आधार कार्ड ले जाइए। ये काम किसी पॉलिटिकल